पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुलमोहर के बारे में। गुलमोहर एक ऐसा पौधा जो खुशबू तो नहीं देता इतनी, लेकिन खूबसूरती में लाजवाब है। गुलमोहर लाल फूलों वाला पेड़, इसकी जन्मभूमि मेडागास्कर को माना जाता है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मेडागास्कर में इसे देखा था। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच किटीज के गवर्नर काउंटी डी पोइशी ने इसका नाम बदलकर अपने नाम से मिलता जुलता नाम रख दिया और वो नाम था पोइशियाना। बाद में यह सेंट किटीज व नेविस का राष्ट्रीय फूल भी स्वीकृत किया गया। इसको रॉयल पोइशियाना के अतिरिक्त फ्लेम ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसियों ने संभवतः गुलमोहर का सबसे अच्छा नाम दिया गुलमोहर को। उनकी भाषा में इसे स्वर्ग का फूल कहा जाता है। वास्तव में गुलमोहर का सही नाम स्वर्ग का फूल ही है। भरी गर्मियों में गुलमोहर के पेड़ पर पत्तियों के नाम पर तो बिल्कुल 2-4 पत्तियां ही होती हैं, परंतु फूल इतने अधिक होते हैं कि गिनना कठिन होता है। यह भारत के गर्म और नमी वाले स्थानों पर सब जगह पाया जाता है। कहीं पर भी गुलमोहर मकरंद का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए इसके आसपास मक्खियां बहुत मंडराती हैं। और सूखी कठोर भूमि पर भी यह खड़ा हो जाता है। फूल निकलने के 1 सप्ताह के अंदर इसमें फूल से भर जाता है। ये अप्रैल माह में इसमें फूल आना शुरू होते हैं, कभी कभी मार्च के अंत में। अप्रैल के महीने में ज़्यादा फूल आने की वजह से भारत में इसे कई भागों में अप्रैल फूल के नाम से भी जाना जाता है। और ये फूल आने के 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह से फूलों से भर जाता है गुच्छा। भारत में इसका इतिहास करीब 200 वर्ष पुराना है। संस्कृत में इसका नाम राज आभरण है, जिसका अर्थ राजसी आभूषणों से सजा हुआ वृक्ष है। गुलमोहर के फूलों से श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के मुकुट का श्रृंगार भी किया जाता है, इसलिए संस्कृत में इस वृक्ष को कृष्णचूड़ भी कहते हैं। भारत के अलावा यह पेड़ युगांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्लोरिडा और ब्राज़ील सभी जगह पे खूब पाया जाता है। आजकल इसके वृक्ष यूरोप में भी देखे जा सकते हैं। मेडागास्कर से इस पेड़ का विकास हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ। आज तो भारत में हर गार्डन में, हर पार्क में देखने को मिल जाता है। गुलमोहर जैसा कि नाम ही है, मोहरों जैसा, गुल यानी फूल, बहुत ही प्यारा दिखता है। लाल के अलावा यह नारंगी रंग में, येलो रंग में भी होता है, बट मुख्यतः रेड कलर में ही पाया जाता है। छायादार वृक्षों का हमेशा से हमारे यहाँ आदिकाल से ही महत्व रहा है। यहाँ प्रारंभ से ही घरों में, सड़कों के किनारे, घरों के किनारे वृक्ष लगाने की परंपरा रही है। हमारे देश में आम, नीम, महुआ, जामुन और अमरूद जैसे फलों के बगीचे हर गांव में दिख जाएंगे और घर के सामने एक ना एक फलदार वृक्ष भी, छायादार वृक्ष भी दिख जाता है, जो शोभा भी देता है और छाया भी देता है। दोनों की दृष्टि से उपयोगी है। दूर से भी इस पेड़ पर लगे ये फूल आकर्षण का केंद्र होते हैं। पेड़ का कोई भाग ऐसा नहीं होता जहां फूल नहीं लगते। आपको हर जगह आज देखने को मिल जाएंगे, आपके घर के आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। और जब आप इसे देखेंगे अप्रैल से मई के बीच में, पूरा का पूरा पेड़ रेड कलर से दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देता है। इतना मनोहर दृश्य होता है। इसमें पेड़ में पत्तियां तो नाम मात्र की ही होती हैं, पत्तियां होती ही नहीं हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वृक्ष में पत्तियां निकलने लगती हैं और इसका आना जो है जुलाई के अंत तक, समझ लीजिए जुलाई तक रहता है, उसके बाद इसमें पत्तियां निकलने लगती हैं और ये एकदम घनेरा वृक्ष हो जाता है पत्तियों की वजह से।
बिल्कुल ढक जाता है, फूल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। गर्मी के दिनों में इसकी छाया इतनी घनी होती, इतनी शीतल होती है कि राहगीर जितने भी होते हैं वो यहाँ आकर बहुत राहत महसूस करते हैं। पत्तियों के बीच खिले सुर्ख लाल फूलों के गुच्छे इतने भव्य, इतने सुंदर होते हैं, इतने बड़े गुच्छे होते हैं इसके कि शोभा देखते ही बनती है। इस वृक्ष पर लंबी हरी कलियां भी लगती हैं जो कालांतर में सूखकर काली पड़ जाती हैं और वो कई माह वृक्ष में लटकी रहती है। इसकी जो फलियां होती हैं वो फलियां बहुत महीनों तक लटकी रहती हैं और बहुत ही मजबूत फलियां होती हैं। इनकी फलियों के बारे में कहा गया है कि ये आंधी तूफान को भी झेल जाती हैं, लेकिन पतझड़ के समय भी ये फलियां लटकी हुई अलग से दिखती हैं। पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन ये फलियां लटकी हुई रहती हैं और बहुत समय बाद जाकर ये जो फलियां हैं वो गिरती हैं। फूल बड़े गुच्छेदार और 15 सेंटीमीटर तक के लंबे होते हैं। ये वृक्ष मिट्टी का उपजाऊपन स्वयं समेट लेता है और दूसरे पेड़ पौधों को अपने आसपास पनपने नहीं देता। क्योंकि वृक्ष पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भोजन ग्रहण करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि मोटा तो होता है ये, लेकिन कई बार आंधी और तूफान आने की वजह से गिर जाता है, उसे झेल नहीं पाता ये। और चिकना और लंबी शाखाओं वाला होता है ये वृक्ष, अपनी जड़ें भली भांति जमा नहीं पाता, इसलिए अनेक बार आंधी तूफान से गिर जाता है और धराशायी हो जाता है। सजावटी वृक्षों में यह पेड़ पूरे देश में अपना स्थान बना चुका है और ये ज़्यादा भारी होने से कम जगह में उगा लिया जाता है, मतलब बहुत ही कम पानी भी ये लेता है, थोड़ी सी जगह पे उग भी जाता है आसानी से। गुलमोहर वृक्ष की पत्तियां छोटी, चिकनी और करीने से सजी दिखाई देती हैं। ये सघन हरी और हवा के झोंकों से लहराती रहती हैं। गुलमोहर विदेशी वृक्ष है, लेकिन अब यह इतना छा गया है कि गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई है। मुझे नहीं लगता कि हमें भारत में कभी लगा हो कि ये विदेशी वृक्ष है, क्योंकि हर कोने पे, हर गली पे दिख जाता है। मैं घर से जब स्कूल आती हूँ तो घर से स्कूल के बीच में कम से कम 10 पेड़ हैं इसके। पहले पलाश और अशोक आदि के वृक्ष जो हैं सबसे ज़्यादा महत्व रखते थे और सबसे ज़्यादा लोग इनको लगाते भी थे, लेकिन उसका स्थान धीरे धीरे गुलमोहर लेता जा रहा है। पार्कों में, बागों में शोभा के रूप में यह वृक्ष सर्वत्र उगाया जाता है, क्योंकि इससे शोभा बढ़ती है पार्क की और छाया भी अच्छी रहती है। बड़े बड़े बंगलों और घरों में, लॉन में भी ये वृक्ष को लगाया जाता है, लगाने का शौक फैल गया है बिल्कुल से। उद्यान नर्सरियों में भी इसकी नस्लें जो है विकसित की जा रही हैं। नर्सरी में अलग अलग बॉन्जाई भी बनाए जा रहे हैं, इसकी बहुत सारी नस्लें विकसित की जा रही हैं और लोग इसे बेचकर अपनी जीविका भी जुटा रहे हैं। दिनों दिन बागवानी का शौक जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है, प्रचारित हो रहा है और ये वृक्ष इस शौक में अग्रणी बना हुआ है। बागवानी के शौकीन इसे लगाते हैं, इसका मतलब। गुलमोहर वृक्ष की बढ़ोतरी अल्प समय में ही हो जाती है, यानी ये पेड़ बहुत जल्दी बढ़ जाता है, बहुत कम समय में बहुत बड़ा हो जाता है। ये वृक्ष कुछ ही समय तक पतझड़ का शिकार रहता है, यानी बहुत कम पतझड़ का शिकार रहता है। पतझड़ आने के तुरंत बाद ही इसमें पत्तियां आने लगती हैं और बाकी पूरे साल पत्तियां और फूलों से ढका रहता है। फूल तो इसमें अप्रैल से लेके जुलाई तक रहते हैं, बाकी पत्तियों से पूरी तरह से ढका रहता है। लेकिन इसकी कलम लगाई जाती है, इसके बीज से फल वो भी लगाए जाते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं, कलम भी लगाई जा सकती है। फूलों की अशर्फी से लदा हुआ वृक्ष ये तकरीबन 17वीं शताब्दी में आया था। फूल की अशर्फी, गुल मोहर, गुल मतलब फूल, मोहर मतलब अशर्फी, जिसे मोहर कहते हैं। सिक्के होते थे एक प्रकार के पहले सोने चांदी के, उन्हें मोहर कहते थे, तो इसलिए इसका नाम गुलमोहर रखा गया, क्योंकि फूलों की अशर्फी जैसा सजा दिखता है ये। और 17वीं शताब्दी में हमारे देश में आया था। तब से निरंतर उष्ण तटीय क्षेत्रों में बहुतायत रूप से फैल रहा है, पल्लवित हो रहा है, बढ़ रहा है। उष्ण तटीय क्षेत्रों में यह वृक्ष आसानी से उगाने की वजह से वहाँ ज़्यादा संख्या में दिखाई देता है। इसके फूलों में मधुमक्खियाँ, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, मकरंद ग्रहण करती हैं। इसके फूल सब्जी बनाने के काम भी आते हैं।
गुलमोहर की सुंदरता, गुलमोहर की सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। फूलों को देखिए, इसकी हर फूल, हर कली इतना प्यारा दिखता है। इसकी सुंदरता, पूरा का पूरा पेड़ है, ऐसा लगता है लाल रंग के पेड़ से सजा हुआ है ये। इसकी सुंदरता का बखान करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लेखक की दृष्टि से, अगर कवि की दृष्टि से देखें तो सचमुच ये पेड़ बहुत सुंदर है। और आप भी जब अपने तरफ से देखेंगे, इसे देखने का नजरिया होना चाहिए, तो ये पेड़ बहुत ही सुंदर लगेगा। इस वृक्ष को शगुनी भी कहते हैं। शगुनी, जो चीज़ें शगुन देती हैं यानी अच्छा संकेत देती हैं, उन्हें हम शगुनी कहते हैं। तो ये इन्हें शगुनी भी माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष लगाना मन को पवित्रता से भी जोड़ा गया है, मन की। सजावटी वृक्षों में गुलमोहर जैसा वृक्ष अन्य कोई नहीं है। इसके वृक्षों की शोभा का वर्णन साहित्य में उपलब्ध होता है। साहित्य में भी सचमुच गुलमोहर के वृक्षों का वर्णन मिलता है, उपलब्ध है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। गुलमोहर के कुछ खास, इसके फूलों को देखकर इसमें ठंडक मिलती है आँखों को, ये सबसे खास बात है। इनके फूलों को देखकर देखने का मन करता है, हमेशा खेलने का मन करता है। इसके फूल की कलियाँ जो कली गए होते हैं, उससे बच्चे बहुत खेलते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कुछ इस चैप्टर के कठिन शब्द हैं, जिन्हें देख लीजिए। आदिकाल यानी प्रारंभिक काल का समय या प्राचीन काल। राहगीर, पथिक, यात्री या मुसाफिर। यहाँ पथिक, यात्री, मुसाफिर लिखा हो, ये तीनों जो हैं, इसके अगर राहगीर के पर्यायवाची भी दिए जाएं तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। शोभा, कांति, चमक, सुंदरता, इसका मीनिंग भी है, यानी शब्दों का अर्थ भी है, और इन्हें हम पर्यायवाची के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। धराशायी यानी कटा हुआ या गिरा हुआ, कोई चीज़ धराशायी हो जाती है यानी गिर जाती है। सघन, घना, सर्वत्र, सर्व जगह। अग्रणी, जो आगे रहता हो, अग्रगामी जिसे कहते हैं हम। बहुतायत, अधिकता, प्रचुरता। मकरंद, फूलों का रस या पराग, शहद जिसे हम कहते हैं। पल्लवित, जिसमें नए पत्ते निकल रहे हों, हरा भरा एवं लहराता हुआ जो होता है, उसे पल्लवित कहते हैं। घनेरा, बहुत घना। भव्य, सुंदर, कालांतर, समय के साथ। गुलमोहर, लाल फूल वाला एक पेड़। शगुनी यानी शुभ मुहूर्त में होने वाला। शगुनी उसे कहा जाता है जो शुभ संकेत देते हैं, शुभ मुहूर्त जो हमें बताते हैं, शुभ होते हैं जो चीज़ें। उद्यान, बगीचा, आच्छादित यानी ढका हुआ। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज के लिए PDF बना के मैं भेज दूंगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करो बच्चों। थैंक यू।